शमशेद साहब जी, आपके हवाले से बहुत सारे सवाल पैदा हुए और मैं कि जी डीसी वैल्यू और मार्केट वैल्यू को तो एक होना चाहिए। इसके अलावा ये पार्किंग लॉट नहीं बननी चाहिए, ब्लैक मनी की, प्लॉट का कल्चर नहीं। बिल्डर के हवाले से आपने सुना शबरदस्ती साहब ने इस बात को सपोर्ट किया कि आप लोगों के लिए हो जाए इंसेंटिव। मैं कोशिश करूंगा सर, सबके मैं जवाब दूंगा, मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ये सेक्टर बहुत बड़ा है, असल में काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। ये सिंध का प्रॉपर्टी टैक्स मिक्सअप हो गया इनकम टैक्स में जाके, ये प्लॉट मिक्सअप हो गया वर्टिकल तामीरात में जाके, ये जो बेघर लोग हैं 1 करोड़ ये मिक्सअप हो गए उस टैक्स के नेट में आने के लिए। ये बात भी मिक्सअप हो गई कि जो पहला घर लेने जा रहा है उसको हम कह रहे हैं कि 50 लाख की बजाय 1 करोड़ करेंगे। भाई पहला घर तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पाकिस्तानी हैं या किसी भी मुल्क के शहरी हैं, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो आपको सपोर्ट करे कि किसी तरह से आप पोर्टफोलियो उठाएं, पूरी दुनिया का, यूरोप का पोर्टफोलियो उठाएं, अमेरिका का उठाएं, कि वो कितने कम मार्जिन पे, यानी आपका जो कोई रेंटल इनकम होती है उस पे वो आपको घर प्रोवाइड करने के लिए, वो बैंकिंग सेक्टर स्पेशली उसको वो प्रोवाइड करते हैं आम कमर्शियल बैंकों को, कि लोगों को तरगीब दें कि वो अपना घर बनाएं और थोड़े से उस पर जो रेंटल वो पे करते होंगे वो रेंटल उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में हमें रिफंड कर दें। ये होती है हुकूमत की पॉलिसी। यहाँ सारी चीज़ें हो गई मिक्स, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने सुनी, एक बात मैंने सुनी कि इंडस्ट्री लगाओ, प्लॉट में पैसा नहीं लगाओ। मैं बैंक में काम करता हूँ, 10 लाख की मेरी तनख्वाह है, 2 लाख रुपए मुझे बचते हैं, मैं कोई चीज़ बुक करता हूँ अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, क्या मैं उस 2 लाख से इंडस्ट्री लगाऊंगा? ये कोई एक, हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी है जो अभी जो दुबई लीक्स है ना आपकी, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि ये यहाँ की गई, ये वो पैसे हैं जो यहाँ आते। ये वो पैसे इसलिए ये नहीं आए यहाँ पे, इसके 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर था कि उनको वो डर था कि डी वैल्यू हो गई, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की, अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 2 करोड़ का भी बाद में बेचा तो डी वैल्यू की वजह से मेरा नुकसान हो जाता है। $1 लाख दिया था, $1 लाख वापस नहीं आ रहा। फिर हमें देखिए, मैं आज बात करूंगा अगर आप मौका देंगे, क्योंकि खुल के बात ये करनी है कि मैं मौका देने को तैयार हूं, डिले होने के बावजूद आपकी फ्लाइट लेट ना हो जाए। सर नहीं, वो 8:30 बजे की होगी। हाँ, तो बात ये है कि हम या तो रियलिस्टिक बात कर लें या सिर्फ हम पॉइंट स्कोरिंग कर लें। यहाँ हर बंदा समझता है कि मैं माहिर तामीरात हूँ, माहिर इस सेक्टर का मैं माहिर हूँ। सब हर पाकिस्तानी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसका कभी ना कभी प्रॉपर्टी के मामले से वास्ता पड़ता है, वो घर खरीदता है, बेचता है या बुक कराता है, तो इसमें इतनी नॉलेज तो सबके पास होती है। लेकिन इसकी जो नब्ज़ है वो हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि ये हमारा स्टेक है। हम क्यों हमेशा इस बात पे कहते हैं कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, उस मुल्क में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि अगर मैं इस काबिल हूँ आज कि मैं कुछ पैसे सेव कर सकता हूँ, तो मैं जाके रियल इस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मैं कोई बुकिंग कराता हूँ। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी मैंने ली थी ना, तो आज आप खुद अपने घर की वैल्यूएशन कर ले 15 साल पहले की और आज की, तो वो 3 करोड़ रुपए प्लस वो जा चुकी होगी अगर 30 लाख रुपए की आपने वो ली थी। ये एक कॉमन सिनेरियो है, इसमें कोई पार्किंग नहीं है, ठीक है। कुछ पार्किंग के नाम पे जो एक माइंडसेट है जो घुमा रहा है कि भगाना है प्रॉपर्टी सेक्टर को, अब उसने अब वो आज इस काबिल नहीं है कि वो आपको जो है, उसका घर है लेकिन उसके पास ये सेविंग है कि इसके बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे पढ़ जाएंगे, कल को मैं इस काबिल ना रहा तो आज उसको आप 7 ही आपने लगाया। रिवाइवल के लिए 3 बार DHA हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे साथ मदद करें। इतनी बड़ी स्कीम्स हमारी अनाउंस हो चुकी हैं, रिवाइवल कर दें कि ये प्लॉटिंग का जो काम है ये रुक गया है, क्योंकि टोटल आपकी रिमिटेंस, आज रिमिटेंस की भी क्लियर बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बार एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कुछ भेजते हैं तो पैसे देता है, मैं कुछ भेजता नहीं हूँ ना, पाकिस्तान से बाहर जाता है। मुझे आपकी रिमिटेंस का 40% मेरे सेक्टर में आता है, चाहे वो बैंकिंग चैनल से आता हो, चाहे वो किसी भी चैनल से आता हो, 40%। और अब वो पैसा जाके रुकने लगा है दुबई में, इसलिए कि उनको अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलने लगी है, इसलिए यहाँ नहीं मिलती। कि 7E के नाम पे हमने वो थ्रेड किया अब हमारी इंडस्ट्री को, कि हमने क्या किया कि इस सेक्टर में जो मैंने कहा कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आप वो तमाम प्रॉपर्टीज़ का डेटा निकालें, नादरा को पूछें
कि ये ज्यादातर वो प्रॉपर्टीज हैं जो FATF के नाम पे पहले आपने डिक्लेयर कराई। आपने कहा आप ये डिक्लेयर करें, अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम आपको बेनामी प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। लेकिन ये जीनियन प्रॉपर्टीज थी, हमारे माशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम था इस कल्चर की कि वो माँ बहन और बेटियों के नाम पे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को आज चेक करेंगे तो आज वो बंदा तो हयात नहीं है, लेकिन उसकी बच्चियां उसकी हयात हैं, उसकी बीवी जिंदा है। वो कहती है कि वकील कहता है कि तुम्हारा 4 करोड़ रुपए का आ रहा है, FBR वैल्यू की अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्या FBR की जो वैल्यू है वो 4 करोड़ रुपए बता रही है तुम्हारी प्रॉपर्टी की, तो तुमको 4 लाख रुपए का रेंटल इनकम अज्यूम करके टैक्स देना है। ये कहाँ का इंसाफ है? वो मुझसे कहती है, आबाद में आके कहती है मुझसे कि तुम FBR वालों से मिलते हो, उनसे कहो 10 गज प्लाट ले ले मुझसे हर साल, हमारे पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए। देखिए सोशल इश्यूज हैं, ये कह देना 4 आदमियों को 6 आदमियों को इस तरह से कह देना कि जी पार्क हो गया। देखिए हम 4000 गज के स्विमिंग पूल वाले बंगले नहीं बनाते, हम कहते हैं कि हम आउटस्कर्ट्स में, हम तो हमारा तो ये मुतालबा है। जैसे अभी बात हो रही थी हमारी स्कीम्स की, मैं क्लियर एक मैसेज ये देना इसलिए चाहता हूँ कि हमने उस वक्त भी उस स्कीम को इसलिए सपोर्ट किया था कि हमें ये कन्विंस किया गया था कि आप इस सेक्टर में पैसे को आने दें, इस सेक्टर में पैसा आएगा, लोकल इंडस्ट्री चलेगी, एक्टिविटी जनरेट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि यूथ को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी है। यूथ को आप अगर छोड़ देंगे, मगर जो आपने पॉइंट दिया ना उसमें से मिस्टर साहब क्या ऐड कर रहे हैं, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। मेरे जेल से निकल जाएगी बात, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरे सिक्योरिटी निकल जाए, ये सब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। आप करते रहे, प्लीज कंप्लीट सर। तो इस यूथ को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये थ्रेट है। और अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जैसे हम 20 साल पहले कहते थे, हम खुद कहते थे कि ये जो IT सेक्टर में जितना काम हो रहा है इनको छोड़ दो, इनको ड्यूटी फ्री कर दो, बल्कि इंसेंटिव दो कि लोग इंस्टीट्यूट बने और लोग इस सेक्टर में चले जाएं, ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, खुद डॉलर कमा लेंगे। लेकिन उस वक्त के बाबू ने FBR के ये कहा कि मुझे टारगेट पूरा करना है, सर ये बहुत ज़्यादा आजकल इसकी इंपोर्ट चल रही है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो मैं साल का टारगेट पूरा नहीं करूंगा। तो उसने छोटे से टारगेट के लिए उसने क्या हशर किया कि वो IT को उसने मैक्सिमम टैक्सेस पे रखा। आज हमारे पड़ोसी 250 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुके हैं, हम 2-3 बिलियन डॉलर पे आज खड़े हैं। आज आप रियल एस्टेट सेक्टर को 60% हम जा चुके हैं, 20% शहर में काम है। रियलिस्टिक बात ये है, जो मैंने 1000 गज की एग्जांपल दी, आप आज इस बात पे हमसे उलझ रहे हैं कि FBR वैल्यू ठीक है या DC वैल्यू ठीक है। मैं 2-3 चीजें सर बता, पड़ोसी मुल्क की IT में मिसाल दे रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर्टी में। मैं आता हूं पड़ोसी मुल्क की एक पुणे की मिसाल दी इन्होंने, उन्होंने बॉम्बे की मिसाल बताई है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं एक शहर से जो चारों सूबों से नहीं कर रहे। मैं उसी डॉक्यूमेंटेड पे आता हूं। मैं ये कह रहा था कि एक बात आपने उठाया पॉइंट के जी डॉक्यूमेंटेड की बात हो रही है कि FBR वैल्यू, ये FBR वैल्यू सर हमने नहीं दी है, ये DC वैल्यू हमने नहीं दी है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आप 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए करने जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है ना, जब सेल होता है तो 1000 रुपए की व्हाइट मनी चाहिए होती है, ये समझते हैं FBR के लोग। उसके लिए एक टाइम फ्रेम दे के एक एक साल इसको बढ़ाते रहे और 100% आप मैच कर दें। लेकिन ये बात जहन में रखें कि किसी भी प्रॉपर्टी को, ये दुनिया का ये जो कंट्रोल है ना, ये किसी के उसमें नहीं है कंट्रोल में, ये जो रिमोट है उसको आप फ्री छोड़ें। कभी प्रॉपर्टी महंगी है, कभी सस्ती है। मैं तारिक रोड पे एक प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो वो आप फ्री छोड़ें। और वही जैसे इन्होंने बात की कि मार्केट वैल्यू पे ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हमने अंडर वैल्यू की है तो FBR का ऑप्शन है कि वो बाई कर ले भाई, अगर लगता है। तो ये कभी हमारा इशू रहा नहीं है, ना हम कभी इस पे उलझते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो मैसेज जा रहा है ना, ये मैसेज पाकिस्तानियों को आप डरा रहे हैं, आप वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको डरा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ होल्ड होती जा रही है। आप आज 11 अरब डॉलर तो वो है जो उसको मिली है, हो सकता है कि 11 के प्लस 11 वो हो जो उसको ना पता हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये फैसला कर लें, सिंपल बात है। ये जो बातें हैं ना, ये बातें हम सुनते हैं, सब हमारे भाई हैं। आप रियलिस्टिक बात करेंगे, आज DHA इसलिए बैठ गया कि 7E के नाम पे लोग भाग गए। आज आप फिर ये बातें कर रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा का होगा उस पर टैक्स लेंगे। भाई क्यों टैक्स लेंगे? आप उससे पूछे ये पहला घर है तुम्हारा, हम तुम्हें क्या सब्सिडाइज करते हैं, हम तुम्हारी क्या मदद करते हैं। पहले घर की बात करें। दूसरी बात, ठीक है, उसके बाद अगर कोई वो इन्वेस्टमेंट करता है तो जो आपका जो टैक्स का तरीकेकार है, दूसरे घर पर तो आपको एतराज नहीं है, तो दुनिया भर में हो रहा है ताकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। सर कभी एतराज नहीं है हमें। एक मिनट सर, मैं सर प्लीज बोलिए। हमेशा मैं हमारे मिफ्ता भाई की बातें सुनता हूँ, 7E को डिफेंड करते हैं, और मेरे ख्याल से इन्हीं के दौर में लगा था, तो ये गिफ्ट इन्होंने ही दिया था हमें।
और मैं ये कब लगा था? ये इनका गिफ्ट है 22 में मैंने लगाया। आपने 2022 में लगाया था जी। आप 7E को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं दुबई में इतना पैसा चला गया। दुबई का तो प्रॉपर्टी का डेटा ही 2022 तक का है। सर मैं उसके बाद आप बात कर लें जी आप करना। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको तो अभी 11 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं ना, हम तो अभी अब चेक करेंगे डेटा तो आपको अभी तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं कि 60% मेरे सेक्टर से, देखें हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम बातें सुन के या आर्टिकल पढ़ के या लिख के मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑन ग्राउंड काम करता हूं। मुझे पता है जब चाबी मुझे एक्सक्यूवेशन के बाद जब चाबी देता हूं ना, मुझे वो सारी मुश्किलात पता है। जिस शहर में मैं काम कर रहा हूं, मैं कब्जे को भी फेस करता हूं, मैं भत्ते को भी फेस करता हूं, मैं FBI को भी फेस करता हूं। इसके बाद कहीं जाके मैं इस काबिल होता हूं कि किसी को चाबी देता हूं। अगर आप लोग ये समझते हैं, मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि इस सेक्टर को रगड़ना है या टैक्स देना है, तो मेरा ये मानना है कि हम चले जाते हैं, क्योंकि 21% पे हम आज काम कर रहे हैं। सरिये वाला काटल बना के काम कर रहा है, सीमेंट वाला काटल बना के काम कर रहा है। 100D की जो इन्होंने बात की, 100D पे इस पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या पॉलिसी थी, लेकिन 100D क्या है सर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 2200 प्रोजेक्ट बनाए, इसमें रजिस्टर्ड हुए, जिसमें एक वो थे कि अगर आप सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर ना करें या जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा क्लाइंट, उनसे ये बात नहीं पूछी जाएगी। और उसको टाइम दिया गया कि 2 साल में ग्रे स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट करना है। 2 साल में ग्रे स्ट्रक्चर मेरा नहीं, हुकूमत के सारे मंसूबे उठा लें, वो सारे के सारे होल्ड हो गए, फेल हो गए। अभी उन्होंने तो अपने जो 100 अरब का जो प्रोजेक्ट था 500 अरब पे कर दिया। हम तो उसी रेट में आज भी बना के देने के लिए तैयार है, सिवाय चंद प्रोजेक्ट के हम उनको दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन डिले है। हमने ये रिक्वेस्ट की FBR से कि ये जो हालात है, पूरी दुनिया में ये हालात हैं, हमारा डॉलर बढ़ गया अचानक से, आप हमें 2 साल का एक्सटेंशन दे दें, हम उसको पूरा करते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि उस ग्रे स्ट्रक्चर की जो वेरिफिकेशन का सिस्टम था कि जो ग्रे स्ट्रक्चर FBR में जाएगा और वेरिफिकेशन होगा, उसको नेस्पाक को सर्टिफिकेट करना था, PEC को सर्टिफिकेट करना था, वो आज तक सर्टिफिकेट देने के लिए हमें तैयार नहीं। वो कहते हैं हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं कि आप अगर समझते हैं कि 7E लगा के आप हमें भगा देंगे, आप ये कह के भगा देंगे कि हम टैक्स, जब हम कह रहे हैं कि हम सारे टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर साल कोई ना कोई टैक्स हमारे पे डाल दिया जाता है। पिछले साल फिर 3% 236C में फिर 3% कर दिया गया 1% से। और ये तो छोड़ दें, 100D का मतलब है कि वन टाइम पूरा प्रोजेक्ट का टैक्स ये सारे पेड है। ये जो जिन प्रोजेक्ट की बात करता हूँ 2200 प्रोजेक्ट का टैक्स पेड है। और इन 2200 प्रोजेक्ट में अब हम सबलीज कराने जाते हैं तो 236C पे फिर ये कहते हैं कि 3% फिर दोबारा इनकम टैक्स दे। तो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम ऑलरेडी